गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है पठन कौशल, रीडिंग स्किल। ये देखिए 16 नंबर में क्वेश्चन आया है। ये आपके जो 4 स्किल है, आपके यहाँ पे 16 नंबर का एक क्वेश्चन इनमें से ही आ जाएगा, 100% आएगा। जो 4 स्किल बताए हैं, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, इनमें से ही लिसनिंग स्किल, इनमें से ही 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक तो चारों में से ये चारों ही अच्छे से समझ लो इनको। और यहाँ से आएगा एक 16 नंबर का आपका बहुभाषा के ऊपर। ये आपका 40 नंबर का पेपर आता है। 32 नंबर का तो यहीं से हो गया। 4 नंबर में आपके थोड़ा पढ़ लेना, यहाँ से 4 नंबर में कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन कहीं से, ठीक है। तो ये देखिए 2019 का क्वेश्चन पेपर है। पठन कौशल से आप क्या समझते हैं? पठन कौशल का महत्व, विद्यार्थियों में पठन कौशल के विकास में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। रीडिंग स्किल के बारे में पूछा गया है, उसका महत्व, आवश्यकता, शिक्षक की भूमिका। देखेंगे पठन कौशल। सामान्यतः पठन कौशल का अर्थ भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चारित करना तथा अर्थ ग्रहण करना है। पठन कौशल का क्या अर्थ है? किसी भी भाषा की लिपि को, उसके अर्थ को जानते हुए उसको पढ़ना, ठीक है, रीड करना। पठन कौशल के महत्व को स्वीकार करते हुए भाषाविदों ने उसे जहां मनोवैज्ञानिक पक्ष में जोड़ने का प्रयास किया है, वहीं इसे शारीरिक पक्ष से भी जोड़ा जाता है। पठन कौशल में समय में ग्रहण का कौशल माना जाता है। यही कारण है कि भाषा ग्रहणात्मक कौशल है, ठीक है। यही कारण है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में पठन कौशल पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि सभी विषयों का ज्ञानार्जन इसी कौशल पर आधारित है। पठन कौशल के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र इसमें पूर्व श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल तथा मौखिक अभिव्यक्ति से परिचित हो चुका होता है। क्या है? पठन कौशल तक आते हो जब तक उसमें रीडिंग स्किल आता है, उससे पहले वह लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल, ठीक है, इन दोनों से अच्छी तरह से परिचित हो चुका। क्योंकि सबसे पहले सुनना शुरू करेगा बच्चा, फिर उसके बाद बोलना शुरू करेगा, उसके बाद पढ़ना। इस कौशल के अंतर्गत सुनी हुई ध्वनियों को छपे हुए लिपि प्रतीकों के साथ संबंध स्थापित कर सस्वर अथवा मौन रूप में पढ़ते हुए उसमें निहित भावों तथा विचारों को ग्रहण करना सीखता है। इस प्रकार पठन कौशल श्रवण कौशल तथा एवं मौखिक कौशल अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित है। बिल्कुल ये जो रीडिंग स्किल है आपका दोनों कौशलों पर आधारित है, जो श्रवण लिसनिंग स्किल है और जो स्पीकिंग स्किल है। क्योंकि हमें सबसे पहले बोलना सुनना सीखना है, फिर बोलना, उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ को ग्रहण करते हुए, तभी हम पठन कौशल तक पहुंच पाएंगे। पठन के प्रकार, पठन के 2 प्रकार हैं, सस्वर पठन एवं मौन पठन। सस्वर पठन देखिए, सस्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर पठन कहा जाता है। जब हम स्वर के साथ पढ़ते हैं और उसके साथ अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ते हैं, यह पठन की प्रारंभिक अवस्था होती है। वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर पठन के द्वारा ही कराई जाती है। सस्वर पठन में निम्न गुण पाए जाते हैं। देखिए, सस्वर पठन का भावानुकूल करना चाहिए। सस्वर पठन करते समय विराम चिन्हों को ध्यान में रखना चाहिए, कहाँ रुकना है हमें, ठीक है। सस्वर पठन करते समय जब हम किसी चीज को बोलकर पढ़ते हैं तो हमें इन विराम चिन्हों को ध्यान में रखना चाहिए, कहाँ रुकना है, कहाँ थोड़ी देर रुकना है, कहाँ ज्यादा विराम देना है। सस्वर पठन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सभी पूरी एक जो पंक्ति होती है उसको शुद्धता के साथ बिल्कुल एक एक अक्षर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। सस्वर में यथासंभव स्थानीय बोलियों का पुट नहीं होना चाहिए। सस्वर पठन में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। सस्वर पठन को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, व्यक्तिक पठन और सामूहिक पठन। व्यक्तिक पठन में देखेंगे, एक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सस्वर पठन को व्यक्तिगत पठन कहते हैं।
माध्यमिक कक्षाओं में पठन प्राय व्यक्तिगत ढंग से होता है। शिक्षक सुनकर छात्रों की उच्चारण संबंधी त्रुटियों का निवारण करता है। जब बच्चा पढ़ता है और वह पढ़ते समय उच्चारण में अगर त्रुटियां करता है, गलतियां करता है, तो शिक्षक उनका निदान करता है। इस विधि में पठन दोषों का निदान सरलता से हो जाता है और उपचारात्मक शिक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने में शिक्षक को सरलता हो जाती है। सामूहिक पठन देखेंगे। सामूहिक पठन 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा किए जाने वाले पठन को सामूहिक पठन कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक छात्र पठन करते हैं, इस पठन में बच्चों छात्रों की झिझक दूर होती है। इसमें मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्वास का संचार पैदा होता है। मौखिक अभिव्यक्ति स्पीकिंग स्किल में निखार आता है, कॉन्फिडेंस आता है बच्चे में। सामूहिक पठन 13 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए किया जाए। छात्रों की संख्या बहुत अधिक न हो ताकि पड़ोसी कक्षा की भांति भंग न हो। ठीक है, ज्यादा शोर ना हो, ज्यादा आवाजें ना आए, ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। फिर देखिए मौन पठन। मौन पठन क्या है? जब हम किसी पाठ्य सामग्री को मौन रहकर, चुप रहकर पढ़ते हैं, उसे क्या कहा गया है? मौन पठन। लिखित सामग्री को चुपचाप बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन पठन कहलाता है। मौन पठन का महत्व देखिए। मौन पठन में थकान कम होती है। बिल्कुल जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं, हमारी जैसे आदत होती है बोल बोल के पढ़ने की, तो उसमें हमारी मतलब एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, ऊर्जा लगती है उसमें। मौन पठन में थकान कम होती है क्योंकि इसमें यंत्रोगत पर जोर नहीं पड़ता। मौन वाचन में नेत्र तथा मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। मौन पठन के समय पाठक एकाग्रचित होकर वह बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके पढ़ता है। मौन पठन में समय की बचत होती है। श्रीमती ग्रेवेरिस के, क्योंकि मौन पठन में हम जब बोल के पढ़ते हैं, उन कई बार पंक्तियों को दोहराने में इसमें हमारा वेस्ट हो जाता है, जो टाइम वेस्ट होता है, तो वो मौन पठन के अंदर ऐसा नहीं होगा। श्रीमती ग्रे एवरिस के एक परीक्षण द्वारा पता चलता है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सस्वर पठन में 170 शब्द बोलते हैं और मौन पठन में इतने समय में ही 210 शब्द बोलते हैं। मौन पठन कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है। जब बच्चे चुप रहकर बिना बोले पढ़ते हैं, चिंतन करने में मौन पठन सहायक होता है। किसी भी चीज जब हम मन में पढ़ते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, तो यह चिंतन करने में सहायक है। स्वाध्याय की रुचि, स्वयं से पढ़ने की रुचि, स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में मौन पठन सहायक है। गहन अध्ययन वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें मौन पठन का अभ्यास हो। जो मौन चुप रहकर पढ़ता है, मौन पठन करता है, वो इंसान गहन अध्ययन कर सकता है। मौन पठन के उद्देश्य जानेंगे। पठित सामग्री के केंद्रीय भाव को समझना, अनावश्यक स्थलों को छोड़ते हुए मूल तथ्यों का चयन करना, पठित सामग्री का निष्कर्ष निकालना, पठित सामग्री पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकना, भाषा एवं भाव संबंधी कठिनाइयां सामने रख सकना और शब्दों का लक्ष्यार्थ व व्यंग्यार्थ जान लेना। अनुक्रमणिक, परिशिष्ट, पुस्तक सूची आदि के प्रयोग की योग्यता प्राप्त करना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद द्वारा शब्द का अर्थ जान लेना। यह है मौन पठन के उद्देश्य। मौन पठन के भेद। मौन पठन के 2 भेद हैं, गंभीर वाचन एवं द्रुत वाचन। गंभीर पठन देखिए, भाषा पर अधिकार करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना, मतलब अच्छे से उन पर महारत हासिल करना। हमें अपनी भाषा का अच्छे से अधिकार करना क्या होता है? अपनी भाषा का जो पाठ्य सामग्री है, अपनी भाषा पर महारत हासिल करना, अच्छे से ज्ञान होना उस चीज का। विषय वस्तु पर अधिकार करना, विषय वस्तु का अच्छे से ज्ञान होना। नवीन सूचना एकत्रित करना, केंद्रीय भाव की खोज करना कि पूरी इसका सारांश क्या है, इसका पूरा शब्द मतलब काव्यांश क्या है, इसमें पूरी जो हमारे सामने पाठ्य सामग्री है उसका मतलब क्या, उद्देश्य क्या है। पठन कौशल का महत्व जानेंगे। पठन कौशल का महत्व निम्न प्रकार से है। पठन कौशल शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास में विशेष रूप से सहायक है।
शिक्षार्थी पुस्तकों का अध्ययन करके अपने उच्चारण को शुद्ध कर सकता है। पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र इत्यादि को पढ़कर विद्यार्थी अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता है। ठीक है, रीडिंग स्किल में उसके रीडिंग स्किल डेवलप होता है। पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी अपने व्याकरणिक ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। व्याकरण का अच्छा ज्ञान होता है पठन, क्योंकि वो नए नए शब्दों को जानता है, उसके अर्थ को जानने की कोशिश करता है। पठन कौशल विद्यार्थी के अन्य भाषाई कौशलों का श्रवण, वाचन व लेखन में निपुणता प्राप्त करने में सहायक है। पठन कौशल द्वारा विद्यार्थी पढ़ने के साथ चित्रों को भी देखता है, जिससे उसके ज्ञान का सामान्यीकरण होता है। महान व्यक्तियों की जीवनियां, आत्मकथाएं पढ़कर व्यक्ति उनके आदर्श गुणों को आत्मसात करता है, मतलब कि आदर्श गुणों के बारे में जानता है, उनको अपनाता है। आधुनिक युग विशिष्टताओं का युग है। व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में है वह विशिष्टता प्राप्त करना चाहता है, मतलब विशेषता प्राप्त करना चाहता है, नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यह जानकारी उसे पुस्तकों से मिलती है। यह पठन कौशल का महत्व। पठन मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। घर में यात्रा में व्यक्ति कहीं भी अपनी बोरियत को दूर करने के लिए अपनी जैसे कहानी पत्रिका इत्यादि पढ़ सकता है, पढ़कर समय का सदुपयोग कर सकता है। सामाजिक काम की बातें मतलब हम पढ़ सकते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकसित होना आवश्यक है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के विकास के लिए अध्ययन अति आवश्यक है। मतलब किसी भी विषय के बारे में हम अच्छा बुरा जो भी विचार हमारे दिमाग में आता है, उस अच्छे बुरे चीज को जानने के लिए उसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। वो क्या है भाई? पठन कौशल। जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तभी विकसित होता है ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमारा। और अध्ययन पठन का ही एक रूप है। पठन कौशल के उद्देश्य देखेंगे। पठन कौशल के प्रमुख उद्देश्य देखिए, बालकों को स्वर के आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि यथा अवसर भाव के अनुकूल स्वर में लोच देकर पढ़ सके। ठीक है, आरोह अवरोह मतलब कहाँ हमें धीरे, हमारे पढ़ने की गति में मतलब कहाँ धीरे पढ़ना है, कहाँ स्वर में ज्यादा मतलब उतार चढ़ाव के बारे में, स्वर के उतार चढ़ाव के बारे में पता चलता है। बालकों के पठन के माध्यम से शब्द ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान करवाया जाए, जिससे छात्र स्वर तंत्रिकाओं का प्रयोग करके शुद्ध पठन कर सके। शब्द स्वर ध्वनि के बीच किस शब्द पे हमें ज्यादा जोर देना है, किस शब्द पे हमें कम जोर देना है। पठन के माध्यम से शब्दों पर उचित बल दिया जाता है। छात्र पढ़कर उसका भाव समझे तथा दूसरों को भी समझाएं। पठन से अक्षर, उच्चारण, ठीक है, उच्चारण मतलब बोलना, प्रोनाउंसिएशन, ध्वनि, बल, निर्गम, सस्वरता आदि का सम्यक संस्कार प्राप्त होता है। पठन के द्वारा छात्र विराम, अर्ध विराम मतलब विराम क्या है भाई, कि कौन से शब्द किस लाइन के बाद, किस पंक्ति के बाद, किस शब्द के बाद हमें रुकना है। ठीक है, ज्यादा देर तक रुकना। पूर्ण विराम का मतलब होता है उसके बाद थोड़ा ज्यादा टाइम तक रुकना, और अर्ध विराम कहाँ पर हमें कम समय तक रुकना, चुप रहना है। विराम आदि चिन्हों का प्रयोग समझ जाता है। पठन का उद्देश्य पठित अंश का भाव ग्रहण करना है। जो हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ ग्रहण करना है, भाव क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है इस लाइन का, उसको ग्रहण करना है। पठन का अन्य उद्देश्य त्रुटियों का निवारण करना है, गलतियों का निवारण करना है। पठन शब्द भंडार में वृद्धि करना है। पठन में स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत होती है, मतलब खुद से अध्ययन करने की, पढ़ने की प्रवृत्ति जागृत होती है हमारी। पठन के आधार देखेंगे। पठन के दो प्रमुख आधार है, पठन मुद्रा एवं पठन शैली। पठन मुद्रा का अर्थ है बैठने, खड़े होने का ढंग। पठन सामग्री को हाथों में ग्रहण करने की रीति, भावानुसार हाथ, पैर, नेत्र आदि का आवश्यक अंगों का संचालन। भावानुसार स्वर के उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना वाचन शैली है। वाचन शैली मतलब बोलकर पढ़ने की शैली। पुस्तक के पाठ को पढ़ते समय बाएं हाथ में पुस्तक को इस प्रकार बीच में पकड़ना चाहिए कि ऊपर उसके बीच में मोड़ एवं बाएं हाथ का अंगूठा आ जाए। मतलब यहाँ पे क्या है, इसका बताने का अर्थ क्या है कि हम पढ़ते समय हमारी पुस्तक को पकड़ने का स्टाइल मतलब कैसा रहेगा, किस तरह से पकड़नी चाहिए पुस्तक को, किस तरह से हम उस
ऊपर उसके बीच में मोड़े बाएं हाथ का अंगूठा आ जाए, दूसरा हाथ भावाभिव्यक्ति के लिए खुला छूटा रहे। पुस्तक को कैसे पकड़ा जाए, बड़ी पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़ा जा सकता है, पढ़ते समय दृष्टि पुस्तक पर ही नहीं न रहे, मतलब पूरा ध्यान हमारा बिल्कुल सिर्फ पुस्तक के ऊपर न रहे, वरन छात्रों की ओर भी देख लेना चाहिए, छात्रों की तरफ भी हमें देखना चाहिए। ये है पठन की का आधार। पठन की विशेषताएं, पठन की प्रमुख विशेषताएं देखिए, प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारित करना, पठन में सुंदरता के साथ प्रभा बनाए रखना, मधुरता, प्रभावोत्पादकता व चमत्कार पूर्ण ढंग से आरोह अवरोह के साथ पढ़ना, स्वरों में उतार चढ़ाव बालाघात के साथ, प्रत्येक शब्द में अन्य शब्दों में अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना, मतलब इस तरह से पढ़ना कि जब हम कुछ कोई पठित सामग्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सामने वाले को, सुनने वाले को भी उसमें इंटरेस्ट हो और मतलब उसको सारी चीज समझ में आए। पठन कौशल की शिक्षण विधियां देखिए, पठन कौशल की प्रमुख शिक्षण विधियां निम्नलिखित है। शब्द तत्व आधारित विधियां देखिए, वर्णबोध विधि, विधियां कम ही आती है इसको। वर्णबोध विधि, इस विधि में पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है, वर्णों की स्वर पहले और व्यंजन बाद में सिखाए जाते हैं, फिर मात्राओं का ज्ञान करवाया जाए, मात्राओं के उपरांत संयुक्त अक्षरों की जानकारी दी जाए। वर्ण बोध के अंदर पहले क्या होगा भाई, पहले स्वर सिखाए जाएंगे, फिर व्यंजन सिखाए जाएंगे, फिर मात्राएं सिखाई जाएंगी, मात्राओं के उपरांत संयुक्त अक्षरों की जानकारी दी जाएगी। यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है, इस आधार पर है कि जब तक बालक को अक्षर ज्ञान नहीं होगा तब तक वह उच्चारण या पठन नहीं, मतलब पढ़ नहीं पाएगा, पठन नहीं कर पाएगा, उन चीजों, उन वर्णों, उन अक्षरों को सही से बोल नहीं पाएगा। उच्चारण क्या है भाई, बोल नहीं पाएगा, उनको पढ़ नहीं पाएगा। ध्वनि साम्य विधि, यह विधि वर्ण बोध विधि का संशोधित रूप है, इसमें सामान्य उच्चारण वाले शब्दों के साथ साथ सिखाया जाता है। सरो उच्चारण विधि, इस विधि में अक्षरों व शब्दों को उनकी स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ा जाता है, इसमें 12 खड़ी को आधार माना जाता है, जैसे क, का, की, ये चीजें। इसमें स्वर के बिना व्यंजन नहीं सीखे जाते। यह विधि प्रगतिशील व मनोवैज्ञानिक नहीं है। अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियां, अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियां देखिए, देखो और कहो विधि, इस विधि में शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान करवाया जाता है, चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है, चित्र से परिचित होने के कारण बच्चे आसानी से शब्द को साचार्य स्थापित कर लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब प्राथमिक कक्षा में जाते हैं बच्चे, LKG UKG में, तो वहां पे उनको हर चीज का चित्र दिखाकर समझाया जाता है, उसके बारे में फिर उसके नाम को बताया जाता है। अध्यापक का अनुकरण करते हुए बच्चे शब्द का उच्चारण करते हैं, कई बार देखने, सुनने और बोलने में वर्णों के चित्र मस्तिष्क पर अंकित हो जाते हैं। यह विधि मनोवैज्ञानिक है, इसमें पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा सरल से जटिल की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का पालन होता है। ये भी शिक्षण सूत्र हैं, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये क्या है, हमारे शिक्षण सूत्र हैं। वाक्य विधि, इस मत के प्रतिपादकों का मत है कि बालक वाक्य तथा वाक्यांशों में बोलता है, इसकी इकाई वाक्य है, शब्द नहीं है, इसलिए प्रारंभ से ही बालकों को वाक्य से पढ़ना शुरू करना चाहिए। यह विधि मनोवैज्ञानिक है, पहले वाक्य, फिर वाक्य विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक है, पहले वाक्य फिर शब्द फिर वर्ण, इस क्रम के बच्चों को वाचन का अभ्यास करवाया जाता है। वाक्य विधि में क्या होता है भाई, पहले वाक्य पढ़ाया जाता है, ये नहीं है कि पहले वर्ण पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, इसमें पहले सबसे पहले वाक्य पढ़ाया जाता है, पूरी एक पंक्ति पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद वर्ण। कहानी विधि, इस विधि में छोटे छोटे वाक्यों से निर्मित कहानी चार्ट चित्रों के माध्यम से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। शिक्षक इस कहानी को कक्षा में कहता है, इसके बाद शिक्षक कहानी को शामपट पर लिखता है, वह उसको पढ़ाता है, विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हैं, अनुकरण मतलब शिक्षक को देखते हैं ध्यान से, उसका अनुकरण करते हैं,
वाक्य के विश्लेषण के माध्यम से छात्र शब्द एवं वर्णों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह वाक्य विधि परीक्षण विधि, यह क्या है भाई, कहानी विधि है, वाक्य विधि का परिष्कृत रूप है। अनुकरण विधि, अनुकरण करना, यह विधि देखो और कहो विधि का दूसरा स्वरूप है। इसमें अध्यापक एक एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है और छात्र उसे दोहराते हैं। ठीक है, जब अध्यापक बोलता है बाद में छात्र उसको रिपीट करते हैं, इसे अनुकरण कहते हैं। इस प्रकार छात्र शब्द ध्वनि का उच्चारण एवं पढ़ना सीखते हैं। संपर्क विधि, इस विधि का प्रचार शिक्षाविद मारिया मोंटेसरी ने किया। संपर्क विधि का किसने किया है, मारिया मोंटेसरी ने। इसमें बालक पहले चित्र, खिलौने, वस्तुओं आदि से परिचित कराते हैं। बालक को चित्रों से, खिलौनों आदि से परिचित करवाया जाता है। उनके आगे उन वस्तुओं के कार्ड रखे जाते हैं, फिर कार्डों को आपस में मिला देते हैं और बच्चों को कहा जाता है कि जो कार्ड जिस वस्तु से संपर्क रखते हैं, जिस वस्तु से रिलेटेड है, उसके आगे पुनः रख दें। इस संपर्क प्रणाली के अभ्यास में धीरे धीरे छात्र शब्द व वर्ण से परिचित हो जाते हैं। पठन संबंधी त्रुटियां, कमियां क्या हैं? अटक, जैसे पठन संबंधी त्रुटियां देखिए, पठन रीडिंग स्किल में हमारी जो कमियां होती हैं किस तरह से हम पहचान सकते हैं। अटक अटक कर पढ़ना, पढ़ते समय अनुचित मुद्रा, पुस्तक को आंखों के सन्निकट या दूर रखना, मतलब कि पुस्तक को ठीक ढंग से ना पकड़ पाना। अशुद्ध उच्चारण, शब्दों को ठीक तरह से न बोलना। पढ़ने में गति का न होना, बहुत ज्यादा गति या बहुत धीमी गति से पढ़ना। दृष्टि दोष से अक्षरों का ठीक दिखाई न देना। पाठ्य सामग्री का कठिन होना। अक्षर या संयुक्त अक्षरों संबंधी त्रुटियां। भावानुकूल आरोह अवरोह का अभाव। पठन संबंधी मार्गदर्शन का अभाव, ये त्रुटियां हैं पठन संबंधी। पठन संबंधी दोषों का निवारण कैसे करेंगे हम? पठन संबंधी दोषों का निवारण निम्न प्रकार से देखिए। आवृत्ति पुनरावृत्ति, इसका अभिप्राय यह है कि बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति के माध्यम से अभ्यास, मतलब के अभ्यास, प्रैक्टिस कराकर पठन संबंधी दोषों का निवारण करवाया जा सकता है। वातावरण परिवर्तन, बच्चों को सिखाई जाने वाली भाषा हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराकर पठन संबंधी दोषों का निवारण किया जा सकता है। कि स्कूल में ये जैसे ये होता है, हिंदी बोलना ही अनिवार्य है, कंपल्सरी कर दी जाए, तो उससे उनमें पठन संबंधी जो दोष है उनका निवारण होगा। चिकित्सा विधि, यदि किसी अंग में कोई खराबी के कारण या भय, घबराहट आदि के कारण बच्चों में पढ़ने संबंधी कठिनाई हो तो उसे चिकित्सकों की मदद से दूर किया जा सकता है। छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चयन, बच्चों के पठन संबंधी दोषों का निवारण तभी संभव है जब छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल पाठ्य सामग्री का चयन किया जाए। भाई बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा मुश्किल शब्द नहीं होने चाहिए जब बच्चों को पाठ्य सामग्री दी जाए। आदर्श पठन, जब अध्यापक कक्षा में छात्रों के समक्ष स्वयं पुस्तक पढ़ते समय गति, यति, आरोह अवरोह, स्वराघात, बालाघात को ध्यान में रखकर कक्षा में प्रस्तुत करता है तो उसे आदर्श पठन कहते हैं। मतलब कहाँ हमें धीरे बोलना है, कहाँ हमें तेज बोलना है, किस शब्द पर जोर देना है, किस शब्द पर मतलब हमारे फेस एक्सप्रेशन हमें हमारे कैसे रहने चाहिए, ये क्या होता है, ये भी इस तरह सब इन सब बातों का ध्यान जब रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आदर्श पठन कहते हैं। अनुकरण पठन, अध्यापक का अनुकरण करते हुए छात्रों का पुस्तक पढ़ना अनुकरण पठन कहलाता है। अनुकरण पठन का उद्देश्य शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श पठन का अनुकरण करना है। ये छोटे क्वेश्चन है। ये था आज का हमारा टॉपिक, पठन कौशल।